हेलो दोस्तों। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, टीडीएस के बारे में हम सभी ने कहीं ना कुछ सुना होगा और हो सकता है कि आपकी इनकम पर टीडीएस कटा भी हो। यदि आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी कंपनी में हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, टीडीएस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आया ही होगा। दोस्तों, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीडीएस क्यों कटता है, किस लिए कटता है, भाई नहीं कटना चाहिए था। तो हमने इसके ऊपर एक पूरी सीरीज हम बना रहे हैं जिसमें हम टीडीएस से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सिंपल लैंग्वेज में देंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आपका अपना बिजनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां कहां पर और कब कब टीडीएस काटना है। और यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि भाई हम प्रॉपर टीडीएस काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। और यदि आप रिसीवर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सामने वाली पार्टी ने अगर आपका पेमेंट काटा है तो क्यों काटा है, किस लिए काटा है। तो आपको बेसिकली हम इसमें सेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं और किस किस नेचर पे आपका टीडीएस कटता है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले बात आती है टीडीएस ऑन सैलरी की। टीडीएस ऑन सैलरी यानी सैलरी के ऊपर टीडीएस, वह सेक्शन 192 के अंदर डिफाइन किया गया है। इनके बारे में हम अपनी सेपरेट वीडियोज वगैरह बनाएंगे जिसमें हम हर सेक्शंस को, उससे रिलेटेड क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सेक्शंस की बात कर रहे हैं कि 192 में सैलरी के अंदर आपको टीडीएस काटना होता है या आपका टीडीएस कटता है। इसी तरह से सेक्शन 192 ए है, यह होता है पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ पीएफ विथड्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पीएफ विथड्रॉ करते हो तो उस केस में आपकी क्या टैक्सेबिलिटी बनती है, वो आपको उस केस में आपका कितना टीडीएस आपका कटेगा, इसके बारे में इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है। तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो इस सेक्शन के अंदर बताई गई हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 193, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज के ऊपर क्या टीडीएस लगेगा के बारे में इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। अगला है सेक्शन 194, टीडीएस ऑन डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर कब और कितना टीडीएस कटता है वो इस सेक्शन के अंदर डिस्कशन होता है। दोस्तों, अगला सेक्शन है सेक्शन 194 ए। दोस्तों, ये सेक्शन आप लोगों के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता हो। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप बैंक में नॉर्मली आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उस समय बैंक आपका टीडीएस काट के पेमेंट देता है, वो इस सेक्शन के अंदर कवर होता है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। दोस्तों, अगला सेक्शन है सेक्शन 194 बी, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में पैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो पैसे मिलते हैं वो टीडीएस काटने के बाद मिलते हैं। वो टीडीएस कटता है इस 194 बी के अंदर। यानी जब आप विनिंग करते हैं लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, यदि आप कुछ भी कमाई करते हैं, केबीसी गेमिंग्स, रमीज, जो ऑनलाइन गेम्स चलते हैं, इनसे अगर आप कुछ भी कमाई करते हैं तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट मिलता है 194 बी के अंदर। दोस्तों, इसी तरह से अगला है सेक्शन 194 डबल बी, टीडीएस ऑन हॉर्स रेस इनकम। घोड़े की दौड़ लगाओगे, उसमें यदि कमाओगे तो आपको यहाँ पर टीडीएस आपको काटना कट के मिलेगा। यदि आप हो इतने बड़े आदमी कि आप घोड़े की रेस का गेम कंपनी चलाते हो तो फिर तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस काटना ही होगा। दोस्तों, अगला सेक्शन है सेक्शन 194 सी, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये सेक्शन शायद हर एक कंडीशन में, हर एक सर्विसेज के अंदर कवर होने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी कंपनी के साथ कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो ये सेक्शन उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है कि भैया टीडीएस काट ले मेरे द्वारा, इस सेक्शन के अंदर इसका टीडीएस काट ले। जब किसी को कुछ समझ नहीं आता वो इसमें पहुंच जाता है, लेकिन इसमें काफी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब भी हम लोग डिटेल में अलग अलग वीडियोज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सेक्शंस की बात कर रहे हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 194 डी, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। बेसिकली ये एप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो उनके इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं उनको जब वो पेमेंट देते हैं, कमीशन देते हैं, तो उस समय टीडीएस काट करके देते हैं।
अगला है सेक्शन 194D ए, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट सेक्शन 1010D। नॉर्मली दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि जब हम इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं तो जब हमें मैच्योरिटी पे पेमेंट मिलता है तो मैक्सिमम पॉलिसीज 1010D के अंदर छूट मिल रही होती है जिसपे हमारे को इनकम टैक्स नहीं देना होता। लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें 1010D के अंदर छूट नहीं होती है। उस केस में जब आपको मैच्योरिटी के टाइम पे पेमेंट किया जाता है तो टीडीएस काट के पेमेंट किया जाता है इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 194E, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। जब कभी भी किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को अगर आप पेमेंट करते हैं या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट से पहले कुछ टैक्स कटेगा, वो कटेगा 194E में। यानी कि हम तो बाहर के खिलाड़ियों को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों अगला है सेक्शन 194EE, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर NSC, नेशनल सेविंग स्कीम्स एटसेट्रा। तो दोस्तों इसके अंदर काफी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उस वो बताई गई हैं, वो डिफाइन की गई हैं, जिसके अकॉर्डिंगली इन पर टीडीएस कटता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी जब ये मैच्योर होंगी उस समय टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194F, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई के केस में एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन टीडीएस आपका यहां भी कट रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। वैसे तो लगभग अब लॉटरी का काम लगभग खत्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि कहीं पर आप कमी लॉटरी बेचते हो, आप उसके एजेंट हो गवर्नमेंट की तरफ से भी, उस केस में यदि आपको कोई कमीशन मिलता है तो इस सेक्शन को फॉलो किया जाता है। कमीशन एंड ब्रोकरेज, सेक्शन 194H, ये भी काफी यूज में आने वाला सेक्शन है। कंपनीज में भी ये यूज होता है कि जब आप कमीशन ब्रोकरेज किसी को देते हो, कभी आप कमीशन देते हो, आपने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी ली, आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दिया, आपने किसी बिजनेस के को, जब हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम किसी बंदे को एंगेज कर लेते हैं, भाई ये डील हमारी करवाओगे तो मैं आपको इतना कमीशन दे दूंगा, इतना ब्रोकरेज दे दूंगा, तो वो सब इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अक्सर कंपनियों में इस सेक्शन के अंदर भी टीडीएस कटता है। 194I, टीडीएस ऑन रेंट, जब हम रेंट पे करते हैं तो उस समय हमें टीडीएस काट करके पेमेंट करना होता है। रेंट आपका मकान का भी हो सकता है, रेंट आपका बिल्डिंग का भी हो सकता है, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग का भी हो सकता है, रेंट आपका प्लांट का भी हो सकता है, मशीनरी का भी हो सकता है, आजकल तो रेंट पर फर्नीचर भी मिलता है, टीवी भी मिलता है। तो सब जो भी रेंट आपका होगा सब के ऊपर टीडीएस कटता है इस सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 194IA, ये कहता है आइए 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 हमको टैक्स देके जाइए, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि खेती की जमीन छोड़ दो, बाकी उसके अलावा जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो उस केस में आपका टैक्स यहाँ पे कटता है। आपको पता होगा कि बहुत जब आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हो, बड़ी वैल्यू की जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो, मैं चलो आपको बता देता हूँ, 50 लाख से ऊपर की जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो तो उस समय जब बायर होता है उसे 1% टीडीएस काट के आपको देना होता है। वो ये सेक्शन है दोस्तों, ये आपको बहुत चुभता है जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो और आपका पैसा कट करके आपको मिलता है। अगला है दोस्तों सेक्शन 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ। यानी कि अभी हमने पहले तो रेंट की बात की थी, उसमें कुछ छूट है एचयूएफ और इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसके भी कवर कर लिया। यदि इंडिविजुअल यानी कि एक आम आदमी और एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेंट पे करती है कुछ सर्टेन केसेज के अंदर, वो केसेज हम लोग जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे, इस सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे, तो तब उस केस में यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल होगा। 194IC, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। तो ये कुछ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स हैं, इसमें आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, उसी केस में ये कटेगा। 194J, इससे तो सबसे ज्यादा हम ही लोग दुखी होते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई पेमेंट मिलती है इस सेक्शन के अंदर टीडीएस कटने के बाद मिलती है, और वो भी बहुत ज्यादा 10%। तो यानी 100 रुपए का बिल करते हैं, 90 रुपए हाथ में आते हैं। बहुत परेशान करता है ये सेक्शन हमको। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें, मजबूरी जो ठहरी।
सेक्शन 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, कुछ यूनिट स्पेसिफाइड की गई है सेक्शन के अंदर जिस केस में आपका टीडीएस लगेगा, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 194 LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये नॉर्मली उस केस में होता है जब कहीं पर आपको किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है गवर्नमेंट या कोई क्या कहते हैं बिजनेसमैन एक्वायर करता है, तो उस समय कंपनसेशन जब दिया जाता है उस केस में एप्लीकेबल होता है। अगला है आपका सेक्शन 194 LB इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। यहीं से आपको मालूम पड़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड से अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट इशू करती है तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको टीडीएस कट के मिलता है, बाकी तो इसे काट करके गवर्नमेंट को देना है। सेक्शन 194 LBA सर्टेन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। जो बिजनेस ट्रस्ट होते हैं उनकी कुछ यूनिट्स होती हैं, उस केस में यदि कुछ सर्टेन इनकम्स आपको मिलती हैं तो ये एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये नहीं आपको दिखाई देगा। सेक्शन 194 LBB इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये सब इंटरेस्ट इनकम, ये इनकम्स के हैं, यूनिट्स के, म्यूचुअल फंड्स के, ट्रस्ट के। अगला है आपका 194 LBC इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। वही हमने कहा ना, ट्रस्ट और सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194 LC इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से यदि इंटरेस्ट मिलता है तो 194 LC में जाता है। इंटरेस्ट कुछ हद तक आपका 194 A जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें भी आता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट की बात की गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 194 LD इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सर्टेन बॉन्ड्स जो डिफाइंड है उनके बारे में है यहाँ पर। सेक्शन 194 M पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचईएफ, यानी कि कुछ सर्टेन पेमेंट्स अगर इंडिविजुअल और एचईएफ करते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल कोर्स में ये नहीं आता। सेक्शन 194 N पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश। यदि आप कैश में पेमेंट करते हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आजकल ये बहुत ज्यादा चलन में है। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा चलन में है, आजकल इसी की डिमांड हो रही है, तो बहुत ध्यान रखना होगा आपको इस सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194 O पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यानी कि अब ई कॉमर्स ऑपरेटर यदि जब अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, यानी कि जो उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू माल को बेच रहे हैं, उनको टीडीएस यहां पर काटना है। और आपको जो भी ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट ही नहीं है, ऐसी सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें टीडीएस काट करके भी पेमेंट करना है, वो भी 194 O में। तो यह सेक्शन उनके लिए बहुत जरूरी है। और कई बार जो हम लोग भी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो जब पेमेंट कट के मिलता है उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उनका टीडीएस क्यों कट रहा है। तो दोस्तों जानो इसके बारे में। सेक्शन 194P डिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड वर्ड है तो मतलब कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194Q क्यों आया तू, क्यों आया तू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ये सोच लीजिए कि बस अब ब्लंडर ही ब्लंडर होने वाला है। अगर इसको अब भूल गए तो फंस गए। बहुत बड़ा सेक्शन अभी आया है, 1 जुलाई 2021 से सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। और तो दोस्तों इसको तो आपको डेप्थ में समझना ही पड़ेगा। बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस है, और नहीं अगर इसको फॉलो किया तो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त पेनल्टी भी लगने वाली है। सेक्शन 195 टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, यानी कि ये हिंदुस्तानियों को ही नहीं है, विदेशियों को भी नहीं छोड़ते। अगर आप भारत के बाहर के किसी भी कंपनी को, व्यक्ति को पेमेंट करोगे तो भाई टीडीएस तो कटेगा। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, DTAA है, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है। वो सभी रूल्स रेगुलेशंस की बात अलग है, लेकिन भैया टैक्स तो कटेगा। सेक्शन 196A इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। वही यूनिट्स की बात यहाँ पे फिर आ गई। 196B इनकम फ्रॉम यूनिट्स, यहाँ भी कुछ डिफाइंड यूनिट्स हैं जिनके बारे में है। 196C इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर्स ऑफ
इंडियन कंपनी, तो यदि यहाँ पर भी आपकी कोई इंडियन कंपनी के जिसके फॉरेन करेंसी में बॉन्ड्स हैं, वहां से कोई इनकम आती है तो उस केस में लगेगा 196D, इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटी। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, FIH की यदि सिक्योरिटी से कोई इनकम होती है तो इस सेक्शन में कवर होता है। तो दोस्तों आप तो सोच रहे होंगे कि कुल गिन करके 5-7 TDS के सेक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 32-33 सेक्शंस हैं जो TDS के अंदर है, और इसमें से लगभग 18 से 20 सेक्शंस ऐसे हैं जो लगभग हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते हैं। तो दोस्तों सभी सेक्शंस को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, और हमारे इन वीडियोज को रेगुलर देखिए, TDS सीरीज को रेगुलर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सेक्शन के बारे में आपको सिंपल भाषा में बताया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।